11 के बही खाता में लेखा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अध्याय 6 में प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। व्यावसायिक सौदों को सर्वप्रथम जिन पुस्तकों में लिखा जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहते हैं। यदि व्यावसायिक संस्था का आकार छोटा है तो सभी लेन देनों को केवल एक ही पुस्तक अर्थात रोजनामचा एक ही पुस्तक में यानी जनरल यानी रोजनामचे में लिखा जा सकता है। किंतु जब संस्था का आकार बड़ा हो तो लेन देनों की संख्या भी काफ़ी अधिक हो जाती है। इस कारण जनरल में या रोजनामचे में लिखना संभव नहीं होता। ऐसे बड़े व्यावसायिक संस्थानों में जनरल का उपविभाजन कर दिया जाता है। जो लेखा पुस्तकें ऐसे उपविभाजन करने पर जो लेखा पुस्तकें प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें ही प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें अथवा सहायक पुस्तकें कहते हैं। जहाँ छोटा व्यवसाय है वहाँ रोजनामचे से काम हो जाता है क्योंकि वहाँ लेन देन कम होते हैं और एक जो अवधि विशेष के लिए उसमें अवधि में रोजनामचे का हम प्रयोग कर सकते हैं आसानी से उसे। लेकिन जब व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा हो ऐसी स्थिति में लेन देन भी बहुत होंगे निश्चित तौर पर। तो ऐसी स्थिति में रोजनामचा अगर हम रखें केवल रोजनामचा रखें तो बहुत बड़ी पुस्तक और बहुत भारी पुस्तक रोजनामचा की बन जाएगी क्योंकि उसमें लेन देन बहुत अधिक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम रोजनामचा के कुछ जो प्रारंभिक बहियाँ हैं उनको हम कुछ उपविभाजन करते हैं यानी रोजनामचे के कुछ विभाजन कर देते हैं, उसकी कई बहियाँ बना देते हैं। उसी को कहता है प्रारंभिक लेखे की बहियाँ या पुस्तकें। तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें हैं जो हमारे व्यवसाय में लेन देनों के लिए जो पुस्तकें रखी जाती हैं वो हैं प्रारंभिक पुस्तकें एवं खाता बही। दो प्रकार के हम रखते हैं। एक तो हम प्रारंभिक बही रखते हैं पुस्तकें रखते हैं और एक हम खाता बही रखते हैं। प्रारंभिक पुस्तकें ये 3 प्रकार की होती हैं: स्मरण पुस्तकें, रोजनामचा व सहायक पुस्तकें। स्मरण पुस्तकें मतलब है जब हम रोज़ाना इन पुस्तकों में लेखा नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं हम एक रफ के तौर पर उन्हें लिख लेते हैं और फिर बाद में उनको रोजनामचे में या सहायक पुस्तकों में उनका लेखा करते हैं। ये कहलाती है स्मरण पुस्तकें जो हमने पहले पढ़ाई थी मेमोरेंडम। यानी कि जब लेन देन होता है उसको तुरंत हम ऐसे इनमें ना तो रोजनामचे में लिखते हैं ना ही सहायक बहियों में लिखते हैं बल्कि एक स्मरण पुस्तिका बना ली जाती है और उसमें सभी लेन देनों का लेखा जोखा एक रफ तौर पर लिख लिया जाता है ताकि स्मरण शक्ति में स्मरण बना रहे वो। उसके बाद रोजनामचा, अगर छोटा व्यवसाय है तो वहाँ रोजनामचा का प्रयोग करेंगे स्मरण बही इसके द्वारा रोजनामचे में सारी एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर आप व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा है तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में हम कई सहायक पुस्तकें बना लेंगे यानी कि रोजनामचे को कुछ का विभाजन कर लेंगे। क्या ये विभाजन कैसे कर सकते हैं? जैसे रोकड़ बही बनाना, क्रय बही बनाना, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्त विपत्र बही, देय विपत्र बही और मुख्य रोजनामचा। मुख्य रोजनामचा ये उन एंट्रियों के लिए होगा जो कि हमें इस व्यवसाय जो लेन देन आए दिन नहीं होते हैं उन लेन देनों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि साल के अवधि जो हमारी वित्तीय अवधि है उसके पश्चात हमें जब वो ख़त्म होती है तो हम जो भी खातौनी में खाते शेष आ रहे होते हैं वो सारे खातों को हम बंद करते हैं और उनका बैलेंस अगले साल ले जाते हैं। तो उसमें प्रारंभिक लेखे और अंतिम लेखों की आवश्यकता पड़ती है, वो हम रोजनामचे में करते हैं। इसी तरह समाशोधन की एंट्री यानी कि हमने एंट्री कर दी उसके बाद हमें कोई समाशोधन पता लग रहा है तो हम क्या करते हैं हम जो पहले एंट्री है उसको हम उसमें कोई कटिंग नहीं करते हैं बल्कि उसकी जगह एक संशोधन लेखा पास कर देते हैं जिससे कि अगर किसी खाते में गलत एंट्री हुई है या अगर किसी अमाउंट में कोई गलती हुई है उतने का फ़र्क से हम यही संशोधन एंट्री कर देते हैं। तो वो भी संशोधन एंट्री भी हम इसी में यानी कि मुख्य रोजनामचे में कर देंगे। अब बात आते हैं कि सहायक बहियों को रखने से हमें फ़ायदा क्या है, क्या इसको संस्था के लिए एक और काम बढ़ाया जाए। तो इसके लाभ हम बता सकते हैं। समय तथा श्रम की बचत होगी,
निश्चित तौर पर अगर हम रोजनामचे में अगर कोई एंट्री करें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे लेन देन होंगे। ऐसी स्थिति में रोजनामचे में सारे लेन देन अगर करें तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें उसमें लगाना पड़ेगा। दूसरा, कार्य विभाजन के लाभ। कार्य विभाजन का मतलब है, अगर हमने क्रय बही एक व्यक्ति के, एक अकाउंटेंट के लिए रख दी, विक्रय बही एक के पास रख दी और रोकड़ बही एक के पास रख दी, तो ऐसे क्या हो जाएगा, कार्य का विभाजन है, यानी कि एक ही व्यक्ति पर सारा बोझ नहीं पड़ेगा। अगर रोज रामचा रखेंगे तो वह केवल एक ही व्यक्ति पर, उसमें सारे पर भार आ जाएगा। ये होला कहलाएगा, हमें कार्य विभाजन का लाभ इस प्रकार से मिल सकता है। विशिष्टीकरण एवं दक्षता। अब विशिष्टीकरण का मतलब है, इन सहायक बहियों के द्वारा हम दक्ष व्यक्तियों को ये जैसे विक्रय से संबंधित दक्षता रखता है उसको विक्रय बही दे दी, जिसको क्रय से संबंधित है उसको क्रय विभाग में क्रय बही बना दी गई। रोकड़ का जो खर्चा करता आए दिन का खर्चा करता है वो रोकड़ बही में दे दी। प्राप्य विपत्र और देय विपत्र के लिए ऐसी बही बना दी गई। तो ऐसा उस विशिष्ट व्यक्ति के पास ही ऐसी पुस्तकों का लेखा जोखा रखने का लग सकता है वो। इसके बाद उत्तरदायित्व निर्धारण। अब निश्चित द्वार है, उत्तरदायित्व रोजनामचे में उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर किया जा सकता है। अगर क्रय बही में कोई गड़बड़ी है तो क्रय विभाग जिम्मेदार होगा, विक्रय बही में कोई कमी है तो विक्रय बही का लेखाकार जिम्मेदार होगा। तो यानी कि उत्तरदायित्व का आसानी से निर्धारण किया जा सकता है। खतौनी करने में भी सुविधा है। अब अगर हम रोजनामचे के द्वारा करेंगे तो बहुत सारे लेन देन होंगे, ऐसी स्थिति में खतौनी में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम क्रय बही से और विक्रय बही से और प्राप्य पर अलग अलग से कर लें, आसानी से खतौनी हो जाएगी। इसके बाद कपट व जालसाजी। निश्चित तौर पर रोजनामचे में अगर एक ही जगह सारे लेन देन लिखे जाएंगे तो निश्चित हो सकता है कपट व जालसाजी संभव हो, लेकिन जब अलग अलग रखे जाएंगे तो जालसाजी व कपट पर काफ़ी अंकुश लगाया जा सकता है। आंतरिक निरीक्षण। अगर हमें आंतरिक निरीक्षण यानी कि अपने अंदर ही अंकेक्षण करना है, खातों को चेक करना है, तो ऐसी स्थिति में ये सहायक पुस्तकों के द्वारा हम आसानी से खतौनी और सहायक पुस्तकों का निरीक्षण कर सकते हैं। दीमक लगने व खोने या आग लगने की स्थिति में आंशिक हानि होगी। अगर रोजनामचे में आग लग जाती है, दीमक लग जाती है, खो जाता है तो पूरे ही सारे लेन देन का वो ख़त्म हो जाएंगे, कि कोई लेन देन का हमारे पास लेखा नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। ऐसी अगर हम कई बहियों में ये लेखा होंगे तो हमें कम से कम ये जिसका खोएगा उसी का तो नुकसान होगा, यानी कि आंशिक हमारी हानि कम हो जाएगी। अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा। निश्चित तौर पर ऐसी इससे क्या है, क्रय बही के द्वारा हम क्रय पर पता कर लेंगे, कुल क्रय कितना हुआ, विक्रय से हम विक्रय तो कुल विक्रय के याद कर लेंगे, रोकड़ में कितना खर्चा, रोकड़ अकाउंट का रोकड़ बही से प्राप्त कर लेंगे सारे बैलेंस। ऐसी प्राप्त विपत्र और देय विपत्र का प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से हम आसानी से अंतिम खाते भी तैयार करने में हमें बहुत आसानी द्वारा हो जाएगी। सभी व्यवसाय के लिए तो ये सभी तरह के व्यवसाय, छोटा भी अपना सकता है चाहे तो, लेकिन उसको महंगी पड़ेगी, लेकिन है उपयुक्त उसको भी आसान बहुत हो जाएगी। लेकिन अंकेक्षण में सुविधा, अंकेक्षण में भी सुविधा रहेगी, यानी कि उसको जगह जगह रोजनामचे के बहुत सारे पन्ने पलटने नहीं पड़ेंगे, सारे पृष्ठ चेक नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि खाता बही जो क्रय खाता बही को चेक कर लेगा, विक्रय खाता बही को चेक कर लेगा। इस तरह से अंकेक्षण भी आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं रोकड़ बही, कैश बुक, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। ये कैश बुक क्या होती है? प्रारंभिक लेखे की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है रोकड़ बही। इसमें केवल रोकड़ से संबंधित व्यवहारों की ही प्रविष्टि की जाती है। इसमें केवल रोकड़, यानी अगर क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, अगर वो नकद कर रहे हैं तो इसकी एंट्री यहाँ पर होगी, अन्यथा इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। यानी कि जो क्रय नकद में लेन देन हो रहे हैं वही लेन देन इस रोकड़ बही में लिखे जाएंगे। समस्त नकद प्राप्तियां तथा नकद भुगतान का लेखा इसमें किया जाता है। साथ ही साथ नकद छूट या नकद बट्टा जो हमें प्राप्त हुआ या हमने दिया है उसका लेखा भी इस पुस्तक में ही किया जाता है। यानी कि नकद छूट और या नकद छूट अगर मिली है उसका भी यहाँ लेखा किया जाएगा, नकद छूट हमने दी है तो भी उसका लेखा यहाँ किया जाएगा। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष कहलाता है ऋणी पक्ष, बायां पक्ष कहलाता है ऋणी पक्ष। जब नकद राशि प्राप्त होती है, यानी कि जब हमें नकद राशि प्राप्त हो रही है तो हम बाएं पक्ष में इस रोकड़ बही के बाएं पक्ष में उसको लिख देंगे। तथा अगर
दाएं पक्ष में यानी धनी क्रेडिट पक्ष में हम क्या लिखेंगे, जिसमें हम नकद भुगतान की राशि, अगर नकद भुगतान कर रहे हैं तो उसको हम दाएं पक्ष में लिखेंगे, जो हमारा कहलाता है क्रेडिट पक्ष या धनी पक्ष। इसके बाद बात करते हैं रोकड़। अब बात ध्यान दें, रोकड़ बही रोजनामचा तथा खाता बही दोनों का कार्य करती है। रोकड़ बही जो होती है वो रोजनामचा के साथ साथ खाता बही का भी कार्य करती है, क्योंकि इसमें भी बैलेंस या शेष निकाले जाते हैं। अतः अलग से रोकड़ खाता या बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रोजनामचे में तो हम खाता बही बनाना पड़ेगा, लेकिन रोकड़ बही में हमें खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में रोकड़ खाता और बैंक खाता बनाने की ज़रूरत, यानी खाता बही में इन दोनों खातों को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हमें शेष प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी बात को हम समझते हैं, रोकड़ बही तथा रोकड़ खाते में अंतर क्या है। तो सबसे बात पहला है बही या खाता। रोकड़ बही एक पृथक लेखा पुस्तक है जो नकद लेन देन की प्रविष्टियों के लिए बनाई जाती है, यानी कि नकद के लेन देन जो होते हैं उनके लिए प्रविष्टि बनाई जाती है। रोकड़ खाता कब बनाया जाता है, यह खाता बही में बनाया जाता है और रोजनामचे के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, रोजनामचे के द्वारा, ठीक है। और रोकड़ बही में रोजनामचे की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा एक रोकड़ बही बन गई और उसमें नकद लेन देन के जितने भी लेन देन होंगे वो सिर्फ इसमें ही होंगे। रोजनामचे में हर तरह के लेन देन होंगे, तो वहाँ पर हमें खाता बनाना पड़ेगा। उस रोकड़ जितने भी रोकड़ से लेन देन होंगे उसके लिए खाता बनाना पड़ेगा। पहले जनरल से उसकी एंट्री उसमें करनी पड़ेगी। बनाने का समय इस रोकड़ बही प्रतिदिन लेखे किए जा सकते हैं, लेकिन रोकड़ खाते में कभी कभी हफ्ते के अंत में या 15 दिन के अंत में या महीने के अंत में इसमें लेखा किए जाते हैं। रोजनामचे की आज आवश्यकता, रोकड़ बही में रोजनामचा बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोकड़ खाते में रोजनामचा द्वारा, रोकड़ खाते में एंट्री रोजनामचे के द्वारा ही होती हैं, इसलिए वहाँ रोजनामचा बनाना आवश्यक है। एक या दोनों पक्षों का लेखा, इसमें लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। कौन दोनों पक्षों का लेखा किया जाएगा, नहीं ऋणी पक्ष का भी और धनी पक्ष का भी। और विक्रय रोकड़ खाते में इसमें लेन देन के केवल एक पक्ष का होगा, यानी कि रोकड़ खाता अगर डेबिट हो रहा हुआ तो डेबिट में आ जाएगा, अगर क्रेडिट हो रहा हुआ जो हमने जनरल एंट्री करी हैं उसमें रोकड़ खाते का ही देखेंगे। रोकड़ खाता जिस खाते से ऋणी हो रहा है उस खाते को ऋणी कर देंगे इस खाते में, रोकड़ खाते में, और जिस खाते से धनी हो रहा है उस खाते को धनी कर देंगे इस रोकड़ खाते में। तो यानी कि रोकड़ बही में दोनों पक्ष में लिखा होगा, लेकिन रोकड़ खाते में सिर्फ एक पक्ष में लिखा होगा। खाता बही में खतौनी, सभी नकद लेन देनों को पहले रोकड़ बही में लिखा जाता है, फिर रोकड़ बही से खाता बही के विभिन्न खातों में खतौनी की जाती है। यानी कि अगर शाम से रुपया प्राप्त हुआ तो हमें प्राप्त होने की एंट्री हमने कर दी रोकड़ बही में, तो ऐसी स्थिति में पहले हम सारे जितने भी नकद लेन देन हुए हैं उनको सारे को लेन देन को लिख लेंगे और फिर रोकड़ बही में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। रोकड़ खाता खाता बही में खोला जाता है तथा इसमें रोजनामचे से खतौनी होती है। इसमें क्या होती है, रोजनामचा द्वारा खतौनी होती है रोकड़ खाते में, और जबकि रोकड़ बही में सीधे लेन देनों की एंट्री होती है और यहीं से सीधी खतौनी में एंट्री हो जाती है, यानी उनके खातों उनसे संबंधित खातों में एंट्री हो जाती है। इसके बाद करते हैं शेष निकालने का समय। इसमें बाकी शेष, यानी कि रोकड़ बही में बाकी शेष प्रतिदिन निकाला जाता है हम और जबकि रोकड़ खाते में शेष किसी अवधि विशेष जो हमने निश्चित कर रखी है, 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद या महीने भर के बाद इसके शेष निकाले जाते हैं रोकड़ खाते के। जानकारी, इसमें रोकड़ शेष, बैंक से छूट की प्राप्ति तथा भुगतान की राशियों का ज्ञान एक साथ हो जाता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, रोकड़ का कितने हमारे पास कितनी रोकड़ शेष बची है, कितना बैंक का शेष बचा है, कितनी छूट हमने दी है और कितनी छूट हमें मिली है, और हमने कितने रुपए का भुगतान किया है, ये सारी एक ही से मिल जाएगी। यानी कि रोकड़ बही से ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। लेकिन रोकड़ खाते में केवल रोकड़ शेष का पता लगेगा, जानकारी मिलेगी, बैंक से इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। वहाँ बैंक खाता अलग से बनाना पड़ेगा, छूट खाता अलग से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए भुगतान
तो इसलिए यहाँ पर रोकड़ खाते में केवल प्राप्ति और नकद भुगतान का ही शेष हम निकाल सकते हैं। रोकड़ खाते का शेष हम तभी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बैंक का बैलेंस या छूट का बैलेंस हम यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते। यही मेन अंतर है। अब बात करते हैं रोकड़ बही के प्रकार। ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 रोकड़ बही हमारे कै प्रकार की है? 4 प्रकार की। रोकड़ साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही, यानी कि साधारण रोकड़ बही या एक खाने वाली बही। दूसरी है छूट के खाने वाली या 2 खाने वाली रोकड़ बही, जिसमें छूट का खाना भी होता है, वो कहलाती है 2 खाने वाली रोकड़ बही। या तीसरी होती है 3 खानों वाली रोकड़ बही, इसमें छूट के साथ साथ बैंक का भी कॉलम होता है, वो कहलाती है 3 खानों वाली रोकड़ बही। यानी कि ऐसी रोकड़ बही जिसमें नकद की राशि, छूट की राशि और साथ ही साथ बैंक की, यानी कि बैंक से जो लेन देन हमने करे हैं, चेक दिए हैं, चेक जमा करे हैं, चेक हमने जो पेमेंट में दिए हैं, उसकी भी एंट्री 3 खानों वाली रोकड़ बही में की जाती है। चौथी होती है लघु या रोकड़ बही, यानी कि रोज़ाना के खर्चे, जैसे चाय के खर्चे या मजदूरी वगैरह के रोज़ाना के जो खर्चे होते हैं, वो लघु या खुदरा रोकड़ बही में रखे जाते हैं। अब बात करते हैं साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही। इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। निम्नलिखित लेन देनों को एक खाने वाली रोकड़ बही में लिखना है। व्यवसाय आरंभ किया 1600 रुपये से, नकद माल खरीदा 1400 रुपये से, नकद माल बेचा 100 रुपये का, महावीर को रोकड़ दी 130 रुपये, 20 तारीख को वेद प्रकाश से प्राप्त हुए, 25 को मजदूरी दी, किराया दिया। तो साधारण रोकड़ बही किस तरह से बनेगी? पहला है डेट का कॉलम, फिर विवरण, फिर संख्या, खाता पृष्ठ संख्या और वाउचर संख्या। ये विवरण के बाद वाउचर संख्या है, खाता पृष्ठ संख्या है, फिर उसके बाद प्राप्त धनराशि, फिर दिनांक, फिर विवरण, फिर खाता पृष्ठ वाउचर संख्या, उसके बाद खाता पृष्ठ संख्या और उसके बाद प्राप्त देय धनराशि। ये कहलाती है साधारण रोकड़ बही। तो पूंजी खाते से व्यापार आरंभ किया है, ऐसी स्थिति में हमारे पास पैसा आ रहा होगा तो इस स्थिति में व्यापार में पैसा आ रहा है, पूंजी खाते के द्वारा आ रहा है 1000 रुपये। तो हमने लिख दिया पूंजी खाते का 1600 रुपये। डेबिट साइड, यानी कि हमने इस दायां पक्ष और बायां पक्ष, बाएं पक्ष में हमने भुगतान, दाएं पक्ष में कौन एंट्री आएंगी? भुगतान करने वाली, और बाएं पक्ष में एंट्री आएंगी प्राप्त करने वाली। तो यहाँ पूंजी खाते से प्राप्त हुआ है, इसलिए 1600 रुपये डेबिट हो गए। विक्रय खाते का, विक्रय से प्राप्त हुआ है पैसा, इसलिए यहाँ 100 रुपये डेबिट हो, इस प्राप्त धनराशि में आ गया। वेद प्रकाश को दिए प्राप्त हुए हैं, वेद प्रकाश से प्राप्त हुए हैं 250 रुपये, वो हमने प्राप्त धनराशि में दिखा दिया। इसी तरह अब बात आई दिनांक 5 फरवरी को क्रय खाते, यानी हमने माल ख़रीदा है 1400 रुपये का, तो हमने ये दिखा दिया भुगतान धनराशि में, इसको दिखाएंगे भुगतान धनराशि में। इसी तरह महावीर को रोकड़ दी है, तो महावीर से यहाँ पे भुगतान हुआ है महावीर को, तो ऐसी स्थिति में महावीर भी यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट साइड में। मजदूरी खाते का हमने भुगतान किया हुआ, ये भी क्रेडिट साइड में। किराया खाता हमने, ये भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये सारे हमने भुगतान किए हैं। यानी कि सारे भुगतान हम दाएं तरफ लिखेंगे और प्राप्तियां बाएं पक्ष की तरफ। ठीक है, फिर इसका बैलेंस निकाल लेंगे, प्राप्त धनराशि का टोटल करेंगे और देय धनराशि का, यानी कि जिन धनराशि का हमने भुगतान किया है उनका को टोटल करेंगे। तो जिधर इसका हमेशा टोटल क्रेडिट साइड में ही, यानी कि दाईं तरफ ही आना चाहिए। इसी तरह इसको हम अंग्रेजी में समझ सकते हैं। अंग्रेजी में क्या है? पहला डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, लेफ्ट LF का मतलब वही खाता पृष्ठ संख्या, अमाउंट का मतलब है रिसीव्ड अमाउंट, यानी कि प्राप्त धनराशि, फिर इसी तरह डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेफ्ट लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट पेमेंट। इस तरह से ये सिंपल कैश बुक कहलाएगी। तो सीधा ध्यान रखने की बात है,
डेबिट उल्टे हाथ की तरफ डेबिट पक्ष होगा और सीधे हाथ की तरफ क्रेडिट पक्ष होगा। क्रेडिट का मतलब है, इसका कैश बुक में क्रेडिट का मतलब है भुगतान यानी कि पेमेंट, और डेबिट पक्ष का मतलब है पेमेंट का कैश की रिसीविंग, इसको कहते हैं डेबिट पक्ष। ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल उसी तरह से इंग्लिश में भी हम यही काम करेंगे। धन्यवाद।